लर्निंग का जो चैप्टर है ये बेसिक है। हम बहुत सारे हमारे कोर्स आउटलाइंस में बीएस साइकोलॉजी के अंदर भी, एडीपी प्रोग्राम्स में, नर्सिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, बल्कि जहाँ जहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है तो लर्निंग उसका एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता है। जो मैं ये अभी शेयर करने लगी हूँ आपके साथ पेजेस, ये हमारी मेन बुक है, जो कि मेन रेफरेंस बुक्स है सेंट्रो की, उसमें से है। बेसिकली इसी मेन रेफरेंस बुक में से ही फरहंदा शहनाज की जो बीएस साइकोलॉजी की बुक है वो बनती है। तो मैं बेसिकली जो ओरिजिनल बुक है उसमें से आपके साथ ये कंटेंट शेयर करने लगी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। शुरू में कोर्स आउटलाइन गिवन है जिसमें टाइप्स, लर्निंग की टाइप्स और उसकी डेफिनेशन तमाम की तमाम, और उस तरह से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये एक्सप्लेनेशन मिलेंगी मुख्तलिफ। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर फ्रॉम हेयर। मेनली लर्निंग और इंस्टिंक्ट में ये डिफरेंस हुआ करता है कि इंस्टिंक्टिव पैटर्न जो है वो ऐसा होता है कि जो हम पैदा होते ही सीख कर आते हैं, साथ लेकर आते हैं, और हम दुनिया में आकर नहीं सीखते हैं। जो लर्निंग है ये दुनिया में थ्रू एक्सपीरियंसेस हम सीखते हैं। जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ने लगे हैं वो तमाम के तमाम, उनकी बेस्ट एग्जांपल मिलती है। प्रोग्राम लगा करता था सेजम स्ट्रीट्स, बच्चों के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम था, और इसकी सक्सेस का यही राज था कि खेल खेल में ही बच्चों को बहुत सी काम की बातें सिखा दी जाती हैं। अब डोरा दी एक्सप्लोरर और इस किस्म के तमाम इंटरेक्टिव जो कार्टून्स हैं, ये बहुत सारे हमारी जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं और लर्निंग टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी की, उनको इस्तेमाल करते हुए बने हैं ताकि बच्चों में लर्निंग का ज़ोक़ व शौक़ पैदा किया जा सके। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कि लर्निंग होती क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं मेन डेफिनेशन के ऊपर। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद इसकी हम टाइप्स के ऊपर आएंगे। लर्निंग की बहुत सी टाइप्स हैं। मेनली आपने ये नाम याद रखने हैं: लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग थ्रू इनसाइट। ये मेन टाइप्स हैं हमारे पास। उनमें से आज हम पढ़ने लगे हैं लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज़ लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी कोई ना कोई दो चीज़ें जिनको एसोसिएट करके हम कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं। इसमें जो सबसे बेसिक है हमारे पास वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल हमेशा वर्ड यूज़ होता है जो कि एक ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही एक तरह से हमारे लिए एक मास्टरपीस की हैसियत रखती है और बेसिक हुआ करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ना दो रिसर्चर्स के नाम याद रखने हैं, एवन पेवलॉव का और जे.बी. वॉटसन का। यानी देखें आउटलाइन कैसे बनानी है। लर्निंग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसमें डेफिनेशन उसकी लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग इज़ लर्निंग बाय एसोसिएशन। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की मेन डेफिनेशन पे आते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड एक्वायर्स द कैपेसिटी टू एलिसिट अ सिमिलर रिस्पॉन्स, और उसके बाद वो उसी तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है। हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स, किस तरह से होती है। इसमें अब देखा, रशियन साइंटिस्ट थे जो एवन पी पेवलॉव, उनका नाम आता है। 1900 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग के ऊपर, और क्या किया था कि बेसिकली ना वो कुछ स्टमक में सिक्रीशंस के ऊपर काम कर रहे थे कि डॉग के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो फूड को हजम करते हुए किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। बेसिक यानी जो काम था ना, वो चूँकि फिजियोलॉजिस्ट थे तो फिजियोलॉजी के ऊपर ही वो काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ना एकदम से जैसे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट किया डॉग के अंदर कि यूं ही बेल बजती है ना और डॉग को ये पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे खाना मिलने वाला है, तो वो स्लाइवा सक्रीट करना शुरू कर देता है। तो ये उन्होंने जो ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत से जो कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स थे वो वाजे करने शुरू किए। ये इस तरह से डॉग था जो चेंट था और इसके सामने जब फूड रखी जाती थी तो वो स्लाइवा सक्रीट करता था। इसको मैं रीड भी कर देती हूँ कि ये क्या एक्सपेरिमेंट क्या लिखा हुआ है। Pavlov began to notice that the meat powder was not only stimulus that caused the dog to salivate, the dog also salivated in response to a number of stimuli associated with the food such as sight of food। यानी saliva तो प्रोड्यूस होना चाहिए कि जब मुंह में खाना चला गया है, लेकिन खाने को देखने से भी उसकी राल टपक पड़ती थी। और इस तरह से साइट ऑफ द इंडिविजुअल हु ब्रॉट द फूड, जो बंदा खाना लेकर आता है अटेंडेंट, उसको देखते भी उसकी वो खड़ा हो जाता है और उसकी राल टपकने लगती है, यानी उसको पता चल जाता है कि खाना मिलने वाला है। इस तरह बहुत सी चीज़ें जो थी वो जब ट्रिगर होती थी, उसने डॉग ने वो सीखी हुई थी, तो वो स्लाइवा प्रोड्यूस कर रही थी। इस चीज़ को एवन पेवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया। और उसने अब बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो शुरू किए। उसने जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया पेवलॉव ने, वो ये था कि जो रिफ्लेक्सेस है ना, हमारे रिफ्लेक्सेस आर ऑटोमेटिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस दैट आर
हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन। यानी ये जिस तरह से अभी हम मॉडर्न डे में बहुत अच्छी तरह से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी समझते हैं कि बहुत से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं। जो ही हम किसी हार्ड चीज़ को टच करेंगे हमारा हाथ फिर ड्रॉ कर जाएगा। जो ही हम एक तरह से कोई अच्छी न्यूज़ सुनेंगे हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी। दीज आर ऑल रिफ्लेक्सेस। गाड़ी दूर से आ रही है हम एकदम कदम हटाकर पीछे हट जाएंगे। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो हमारे काम करते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्सेस भी बहुत से पैटर्न्स ऑब्जर्व करके सीखते जाते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें हम लर्न करते हैं। आगे उसने इन चीज़ों को नाम दिया अनकंडीशन स्टिमुलस, जिनकी कोई पेयरिंग नहीं हुई हुई, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है। जैसे फूड इज़ द ओरिजिनल स्टिमुलस फॉर द डॉग, इज़ अ स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग। फूड वॉज अनकंडीशन स्टिमुलस इन पेवलॉव्स एक्सपेरिमेंट। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी जो ही खाना मुंह में जा रहा है तो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो फूड है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है और जो स्लाइवा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अभी उसके साथ हमने कोई एक्स्ट्रा स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस हमने ऐड नहीं किया। जब हम वो न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड कर देते हैं तो अब जो नया स्टिमुलस है एक्वायर किया है हमने, वो कंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। हम सीधा इसकी ना मैं आपको इक्वेशन के ऊपर लेकर आती हूँ ताकि हम अच्छा अंडरस्टैंड करें और फिर हम वापस आएंगे। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है और ये आपने पेपर में भी लिखनी होती है। अच्छा, इसमें क्या है, बिफोर कंडीशनिंग यानी जो आम हालात है नॉर्मल डॉग के वो कैसे थे। अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। पेवलॉव के एक्सपेरिमेंट में बेल जो थी उससे कोई स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। कोई भी डॉगी बेल बजने से स्लाइवा नहीं एक्सक्रीट कर सकता। ड्यूरिंग कंडीशनिंग अब क्या हो रहा है, अब डॉग को पता है कि कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड इज पेयर्ड विद अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि बेल, और वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है यानी स्लाइवा, यानी दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं और स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब कंडीशनिंग हो जाएगी ना फिर क्या होगा, अब कंडीशनड स्टिमुलस यानी सिर्फ बेल बजने से ही स्लाइवा प्रोड्यूस होगा। अब ये पैटर्न सारा नज़र आ रहा है ना कि शुरू में बेल से स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब बेल जब अटैच हो गई है फूड के साथ तो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। अब सिर्फ बेल बजने से स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। हम इसको और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये सेम ये चीज़ ना हमारे हॉस्टल में हुआ करती थी। हॉस्टल में भी बेल ही बजती है खाने की। अब यूं ही बेल बजने वाली होती है, पता चलता है ना कि मतलब किचन की लाइट्स ऑन है और अब मेस खुलने वाला है, तो क्या होता है कि भूख की हंगर पैंग्स शुरू हो जाती हैं। हालांकि उससे थोड़ी देर पहले भूख नहीं लग रही होती। ड्यूरिंग कंडीशनिंग कुछ अर्सा जब आप रह लेते हैं ना तो आपको पता चलता है फलान टाइम पे खाने की बेल होती है, 12:30 बजे खाने की बेल हो जाती है। तो सेम उस डॉग की तरह हम ह्यूमन बीइंग भी कंडीशन हो जाते हैं और यूं ही बेल लगती है बजती है साथ ही भूख भी लग जाती है और साथ ही खाने की जो एक पूरी वो एक मैकेनिज्म है ना भूख का, वो सारा इंसानों में भी इसी तरह से ट्रिगर हो जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक पैटर्न था जो कि क्लासिकली पेवलॉव ने डिस्कवर किया। अभी हम पहले इसके प्रिंसिपल्स और इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये अप्लाई कैसे होता है ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर। तो फिलहाल हमने क्या देखा, हमने लर्निंग की बेसिक डेफिनेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग की बेसिक डेफिनेशन, एवन पी पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट विद द डॉग, ये हमने देखा। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में पेवलॉव ने बहुत से प्रिंसिपल्स डिवाइस किए कि ये दरअसल होती कैसे है, क्या वजूहात हैं जिन तरीक़ों से होते हुए हम क्लासिकल कंडीशनिंग का शिकार होते हैं। उसमें पहला वर्ड जो उसने देखा वो था एक तरह से एक्विजिशन का। जो पहली चीज़ होगी वो एक्विजिशन कहलाएगी। स्टिमुलस एक्विजिशन when the animal या dog has learned that there is an association between unconditioned stimulus and conditioned stimulus, when the dog has learned that the bell will brought the food, दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाती है ना, कंडीशनिंग मुकम्मल हो जाती है, तो इस प्रोसेस हम कहते हैं स्टिमुलस एक्विजिशन। ठीक है, उसके बाद है स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। स्टिमुलस जर्नलाइजेशन तब होगी कि जब जिस तरह की बेल बजी है जो खाने के टाइम बजती है उससे मिलती जुलती कोई भी बेल बज रही है तो डॉग स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे टेलीफोन की बेल बजने पे भी अगर डॉग स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहा है तो ये स्टिमुलस जर्नलाइजेशन कहलाएगा। ये यहाँ पर इसके लिखे हुए स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। उसके बाद क्या है कि अल्टीमेटली द डॉग विल लर्न दैट ही टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एक्चुअल बेल एंड दी इररेलेवेंट बेल, कि जो टेलीफोन की बेल है वो कौन सी और उस पर खाना नहीं मिलता और कौन सी बेल खाने वाली बेल है और उस पर मुझे खाना मिलता है। तो ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगी। अच्छा, उसके अलावा
जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल था वो था स्टिमुलस एक्सटिंक्शन का। जो ही हमने किसी भी लैब एक्सपेरिमेंट में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बाद जानवरों को बाहर निकालना होता है ना, जैसे डॉग को बाहर निकालना है, अब बाहर तो कभी चर्च की बेल बाज रही है, कभी किसी टेलीफोन की बेल बाज रही है, कभी किसी की डोर बेल बाज रही है, तो अब डॉग को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो सलाइवा ही सक्रीट करता रहेगा। तो हमने उनको हमने जो पैटर्न लर्न कराया हुआ है ना, हमने उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में भेजने से पहले उसको एक्सटिंक्ट करना होता है। व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस is no more connected with the unconditioned stimulus, when the bell is no more connected with food। इसमें कैसे होगा कि हम जो बेल बजेगी तो हम खाना नहीं देंगे और खाना हम बगैर बेल के भी देंगे। अब डॉग को पता चलता जाएगा कि बेल के साथ खाना अटैच नहीं है, खाना मिलने पे सलाइवा सक्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड प्रिंसिपल। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऐसा नहीं होता कि एक्सटिंक्शन एकदम से हो जाती है और विद इन फ्यू वीक्स हम ये अचीव कर लेते हैं, बल्कि आफ्टर अ पॉज ऑफ 1 वीक, 1 वीक के वक्फे के बाद जब दोबारा डॉग को उसी इन्वायरमेंट में लाया गया और बेल बजाई गई तो डॉग ने दोबारा सलाइवा सक्रीट किया, जो प्रीवियस लर्निंग थी वो दोबारा से वापस आई। तो हमारी मेमोरी या याददाश्त एकदम से जो लर्न पैटर्न्स हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। इसीलिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी के वो रिकवर हो जाता है लर्न पैटर्न। डॉग ने दोबारा सलाइवा सक्रीट किया तो वो एकदम से अनलर्न नहीं हुआ जो हमने एक्सटिंक्ट किया था। इस तरह एक्सटिंक्शन भी एकदम प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इसको भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके हम अनलर्न करते हैं उन पैटर्न्स को। अच्छा, ये थे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और इसके अलावा ना इसके बाद था हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग हम ना एक उस जो हमने एक कंडीशन स्टिमुलस था ना जैसे बेल था, उसके साथ हम एक और नया न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड करते हैं, मसलन लाइट, कि जब बेल बजेगी ग्रीन लाइट भी ऑन होगी तब खाना मिलेगा। अगर सिर्फ बेल बज रही है तो खाना नहीं मिल रहा, लाइट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर ली। अल्टीमेटली the dog will learn the higher order conditioning that the food is attached with green light plus bell and then I will get food। तो वो अब नया जो लर्न पैटर्न है वो भी वो सीख लेगा, ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहलाएगा। इस तरह से जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या हैं? स्टिमुलस एक्विजिशन, जर्नलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी एंड हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ये इस तरह से हमारे पास 6 जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिवाइस होंगे, दो के हमें पेवलॉव ने डिवाइस करके दिए थे। पेवलॉव के काम को आगे बढ़ाया था जे.बी. वॉटसन ने, और उसका ये मानना था कि हमारे बहुत से फियर और फोबियाज भी क्लासिकली कंडीशनड होते हैं। जैसे कि अगर बचपन में हम खेल रहे थे और हमने फूल को तोड़ने की कोशिश की और हमारी उंगली के ऊपर मक्खी ने, शहद की मक्खी ने काट लिया, तो उसके बाद हम शहद की मक्खी से या रेड फ्लावर्स के साथ खौफजदा होते हैं और कोई लेकर हम कहते हैं इसको मेरे से दूर ही रखो, मैं बड़ा एलर्जिक हूँ, मुझे ये नहीं पसंद है। और सम टाइम हमें खुद भी भूल जाता है कि दरअसल किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड थे वो। इसी तरह से हमें जो हमारी जो फूड प्रेफरेंसेस हैं, हो सकता है कि आपको जो साग है, ग्रीन वाला साग और इस तरह की चीज़, लस्सी या ये चीज़ें पसंद हैं क्योंकि बचपन में आप अपनी दादी अम्मी के पास जाते थे और वो ये चीज़ें बनाती थी। तो जो पॉजिटिव एसोसिएशन है आपकी अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो जर्नलाइज हो चुकी हुई है, उस फूड के साथ एसोसिएट हो चुकी हुई है। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है। इस तरह से कोई गाना एकदम से चलता है और हमें एकदम बहुत पॉजिटिव सी मेमोरीज आती हैं और हम कहते हैं मुझे ये गाना बहुत पसंद है। तो एक्चुअली वो जो सॉन्ग है वो कहीं प्ले हुआ किसी बहुत ही रिफ्रेशिंग मरी ट्रिप के दौरान, आप अपने कज़न्स के साथ थे या अपने लव्ड वंस के साथ थे और उस दौरान आपने वो सुना था, तो वो आपको उसी नॉस्टैल्जिया में, उस पुराने टाइम में ले जाता है। जो ही आप वो गाना सुनते हैं आपको वो वक्त याद आ जाता है। इस तरह वो जो गाना है वो एसोसिएट हो चुका हुआ है किसी पॉजिटिव मेमोरीज़ के साथ। अच्छा, सेम वे नेगेटिव के ऊपर किस तरह होता है कि आपने के लिए कोई गिफ्ट लेकर आया, सूट आया है आपका, आप सूट देखते ही बहुत कीमती है, आपने कहा ओहो ये क्या ले आई हैं अम्मी, मैंने ये नहीं पहनना, क्योंकि आपकी कोई बहुत ही ग्रजिंग किस्म की कज़न है और वो उसके आपने देखा था कि उसने वो सूट पहना हुआ है और आपको उस सूट के साथ एक एलर्जी हो गई है, उस कलर के साथ एक एलर्जी सी हो गई है, आप यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो बेसिकली इट इज़ योर बैड एसोसिएशन विद द ड्रेस, जो आपकी उस ड्रेस के साथ डेवलप हो चुकी हुई है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सी प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स, लाइक्स और डिसलाइक्स क्लासिकल कंडीशनिंग के मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं और अक्सर हमें खुद भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। मसलन आपसे अगर पूछे ना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सा खाना पसंद है, आप बहुत सी प्रेफरेंसेस बता सकेंगे, लेकिन अब जब सवाल किया जाएगा कि क्यों, तो उसका जवाब आपके पास अक्सर नहीं होगा कि क्यों पसंद है, भाई है बस पसंद है। लेकिन हमें ये समझ आती है कि हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें दरअसल लर्निंग प्रिंसिपल्स के थ्रू
जो हैं वो हमने सीखी हुई हैं और उस पैटर्न से हमारे पास आई हैं। अब ये यहाँ पर एक ना बनी हुई है, हमारे पास चार्ट बना हुआ है जिसमें एक्विजिशन का हमें पता चला है कि पेवलॉव की एग्जाम्पल में बेल और फूड की एसोसिएशन थी, और ओवर टाइम जो एक पैटर्न है स्ट्रेंथ ऑफ इसकी कंडीशनड रिस्पॉन्स, वो कितनी देर लगी है इसको एक्विजिशन में, इस तरह से टाइम लगा है जो हाई है। उसके बाद है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन काफ़ी देर से होती है, ठीक हो गया। रेस्ट टाइम के बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तो फिर कोई पैटर्न शो हुआ है, यानी एक्विजिशन और एक्सटिंक्शन का पैटर्न तो मिलता जुलता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस इसका रिकवरी का लो है। अच्छा, ये नीचे है ना फ्री बनी है क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, बेल और फूड। ह्यूमन बींग्स में फ्लावर और बी स्टिंग कि किसी मक्खी ने काट लिया है, बेल अलोन, फ्लावर अलोन, ये अनकंडीशनड है। फिर ये हमने किस तरह से एक्सटिंक्शन कैसे करनी है, ड्यूरिंग एक्विजिशन द एक्सपेरिमेंट पेयर्स द कंडीशनड स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनड स्टिमुलस। When this occur over time, the strength of the conditioned response increases. जब हम ये ज़्यादा देर करते जाते हैं ना तो ये इंक्रीज हो जाता है। During extinction, the experimenter presents the conditioned stimulus alone. अब ये अकेले ही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। This result in a decrease of conditioned response. इस वजह से डिक्रीज हो जाती है, इनकी एसोसिएशन वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन रेस्ट पीरियड के बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी अपीयर्स, और कुछ अरसे के बाद ये दोबारा से स्पॉन्टेनियस रिकवरी होना शुरू हो जाती है। एप्लीकेशन क्या है इसकी ह्यूमन के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि 2 नाम याद रखने हैं। जैसे एनिमल्स के ऊपर अगर पेवलॉव का काम है ना फिजियोलॉजिस्ट का, तो J.B. वॉटसन वो बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया और ह्यूमन लर्निंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका एक्सपेरिमेंट है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है ना जी, मैं आपको सीधा पहले उस पर लेके जाती हूँ। वो था इनके अपने ही 6 माह के बेटे के ऊपर, जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। एल्बर्ट के ऊपर J.B. वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया। जो 6 माह का उसका बेबी था ना, वो एक वाइट कलर के ना फर वाले रैबिट के साथ बहुत खेला करता था। अब क्या था कि J.B. वॉटसन ने ना ये सोचा कि अच्छा मैं फियर और फोबिया इंड्यूस करता हूँ इसके ऊपर। उसने क्या किया कि जो ही बच्चा उस फर वाले टॉय के साथ खेलना शुरू करता था ना, ये स्टफ टॉयज जैसे होते हैं, तो उसके करीब ना 2 जो बर्तनों की प्लेट्स हैं ना, वो लाके ज़ोर से कान के करीब बजाता था। उससे नॉइज़ प्रोड्यूस होता था और लिटिल एल्बर्ट डर के रोना शुरू कर देता था। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो ही बच्चे के करीब वो फर वाला टॉय जो बच्चे का बहुत ही फेवरेट था लाया जाता, तो बच्चा रोना शुरू कर देता था एल्बर्ट। तो इस तरह से J.B. वॉटसन ने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर अप कर दिया एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस रैबिट और अनप्लेजेंट स्टिमुलस नॉइज़, जो कि बर्तनों से वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ही बच्चे के को वो नज़र पड़ती थी तो वो रोना शुरू कर देता था। ये हो गया स्टिमुलस एक्विजिशन। जर्नलाइजेशन क्या होगी, कोई और भी सफ़ेद रंग का टॉय बच्चे के करीब लाया जाता था जो उससे मिलता जुलता था, तो भी बच्चा रोना शुरू कर देता था। यानी ओरिजिनल तो रैबिट था ना जिससे वो खेलता था, लेकिन कोई और फर का टॉय जो कि उससे मिलता जुलता था, उससे भी बच्चा डरता था। इस तरह से ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसके बाद क्या हुआ कि जो वॉटसन था, इसी तरह उसने स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन और वो तमाम स्टेप्स जो कि पेवलॉव के थे वो एक्वायर किए इसके ऊपर। इसने जब अपनी ये स्टडी प्रेजेंट की तो बहुत रिएक्शन आया कि ये जो ह्यूमन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं वो आ गए कि मतलब ये तो बहुत ही एथिकल इशू है ना, एक 6 माह का बच्चा है, आपने उसके ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट कर दिया है, उसको डरा दिया है आपने, तो ये एथिकल रीजंस पे वॉटसन को बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा और उसको अपने जो एक्सपेरिमेंट था वो डिस्कार्ड करना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी मतलब रिसर्च सेटिंग्स में। लेकिन बहरहाल हमारे पास एक जो था एक बहुत ही यूनिक पैटर्न आया कि किस तरह से फोबिया और फियर इंड्यूस होता है। अच्छा, ये J.B. वॉटसन ने ना स्टिमुलस एक्सटिंक्शन भी की थी, मैं साथ ही बताती जाऊँ। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि व्हेन दी प्रेजेंटेशन ऑफ टॉय वाज नो मोर पेयर विद दी अनप्लेजेंट नॉइस, यानी अब बच्चे के ना आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हायरार्की बना के जो था वो रिमूव किया गया कि जब बच्चे को कोई लालाबाइज उसकी फेवरेट लोरियाँ सुनाई जाती थी, सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे या फेवरेट फूड दी जाती थी, तो बच्चे को सफ़ेद टॉय सामने मदर स्माइलिंग फेस के साथ लाती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चे ने उसको हाथ लगाना शुरू किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसका खौफ रिमूव भी किया गया और उसको ख़त्म किया गया। तो ये वॉटसन का मानना यही था ना, वो प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन पे बिलीव रखता था कि गिव मी अ चाइल्ड एंड टेक अ थीफ और अ डॉक्टर आफ्टर 24 ईयर्स। मेरा बच्चा एक प्लास्टिक होता है, वो उसको हम जिधर मर्जी मोल्ड कर लें। तो उसका क्योंकि यही मानना था, तो उसका ये कहना था कि फियर और फोबियाज भी यूं ही लर्नड पैटर्न्स होते हैं, हम सीखते हैं इनको और हम जब चाहें हम इनको अनलर्न भी कर सकते हैं। तो दरअसल उसका एक्सपेरिमेंट तो अपनी जगह पर वो राइट साबित हुआ। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है ड्यूरिंग
कंडीशनिंग, वाइट रैट वाज प्रेजेंटेड विद लाउड नॉइस जिससे फियर प्रोड्यूस हो रहा था। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, रैबिट और फियर, डॉग और फियर, और इसके अलावा सील स्किन कोट का भी फियर, यानी हर एक वाइट चीज़ से बच्चा डरना शुरू हो गया था। यहाँ पर हमें दोबारा से ये नज़र आता है। इसके अलावा हमारे पास डे टू डे एग्जांपल्स हैं, जैसे बॉस का जो प्रेजेंस है और बॉस का जो क्रिटिसिज्म है ये टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, जॉब से भी टेंशन है हमें, ऑफिस से भी टेंशन है हमें, कोवर्कर से भी टेंशन है हमें, तो हम जनरलाइज कर लेते हैं। इस तरह हम बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशंस बनाते हैं जो कि हमें हमारी मुख्तलिफ लाइफ के पैटर्न्स को, एटीट्यूड्स को सेटल डाउन करती हैं। आगे ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ भी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इसको दोबारा से रीड कर ले। अगर मैं पढ़ूंगी तो और ज़्यादा देर हो जाएगी। हाँ, मैं लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ प्रेजुडिस डेवलप्स एंड स्प्रेड। प्रेजुडिस होता है तासुब, हम लोगों से क्यों नफरत करनी शुरू कर देते हैं, मोहब्बत करते हैं। यंग चिल्ड्रन माइट रेगुलरली हियर bigoted adults use negative nouns or adjectives such as stingy, lazy, alcoholic, stupid to describe particular groups such as Native Americans, whites, Jews. Eventually the child might associate these negative conversations या connotations with the groups themselves, and these negative valuations of group might remain with the child into their adult life. तो ये इस तरह से ये मुख्तलिफ हम बिहेवियर सीखते हैं। एवेल्यूएशन या इसकी क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर क्या है हमारे पास मेनली, इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म जो था वो यही है कि जो ये पैटर्न है ना, ये स्टिल बहुत ही बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और हायर ह्यूमन लर्निंग को और हायर ह्यूमन जो एवेल्यूएशंस हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मैं थोड़ा इसको रीड कर देती हूँ आपके लिए। Several of Pavlov's principles have been challenged by more recent researchers in classical or Pavlovian conditioning. इसमें क्या है कि जो उसने ये बताया था ना, उसमें दिस कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड कंडीशनड टेस्ट एवर्जन। इवन ये जो था, यहाँ पर मैं आ रही हूँ, कंडीशनड टेस्ट एवर्जन, ये हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। जो ये सिगरेट छुड़ाने वाली, या कई दफ़ा कहते हैं ना कि बच्चा मुंह में अंगूठा डालता है, थंब सकिंग करता है, तो उसकी अंगूठे पे मिर्चें लगा दो, तो ये टेस्ट एवर्जन होती है। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है कि उसको अंगूठा चूस के मज़ा आ रहा है, अब उसको उसकी एसोसिएशन जो बड़ी पॉजिटिव है अपने अंगूठे के साथ वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अब वो चूसेगा तो मिर्चें लगेंगी, तो इस तरह उसको टेस्ट एवर्जन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से जो सिगरेट छुड़ाना होता है उसमें भी ऐसा करते हैं कि कोई बैड जो स्मेल है ना वो ऐड कर दी जाए ताकि वर्जन प्रोड्यूस और बंदा वो काम करना छोड़ दे। ये टेस्ट वर्जन से रिलेटेड था। अच्छा जी, उसके अलावा जो अगला वर्ड है वो है स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ बीच में से जो मेन इसके है ना कॉन्सेप्ट्स वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन वाज Pavlov's theory of how classical conditioning works. It states that nervous system is structured in such a way that conditioned stimulus and unconditioned stimulus bond together, and eventually the conditioned stimulus substitute for unconditioned stimulus. However, if the conditioned stimulus substitute for unconditioned, these two stimuli should produce similar response. This does not always happen. यानी बेसिक थ्योरी उसकी क्या थी कि दरअसल वही स्लाइवा जो फूड से प्रोड्यूस हो रहा है अब सिर्फ बेल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये इतनी लंबी लाइन में ये बात बताई हुई, ये इतनी मुश्किल नहीं है, दोबारा से रीड करें तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, यानी रिसर्चर्स का ये मानना है ऐसा नहीं होता। क्यों? यूजिंग अ शॉक एज अ अनकंडीशनड स्टिमुलस ऑफन एलिसिट्स flinching or jumping, whereas a light conditioned stimulus paired with a shock may cause the organism to be immobile. इस तरह से यानी हमें जब देखने में आया कि जो रिस्पॉन्सेज है ना वो सिमिलर नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं कि किस किस्म का स्टिमुलस किस किस्म के की पेयरिंग जो है वो कौन सा रिस्पॉन्स मुख्तलिफ लोगों में प्रोड्यूस करेगी, उसका कोई भी एक सेट फार्मूला नहीं है। हर एक पर्सन इंडिविजुअली अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करता है। उसके अलावा नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्योरी, हमारे पास तीसरा जो इसके ऊपर एक एवेल्यूएशन है, कंटेम्प्रेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। द की टू अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल कंडीशनिंग इज इन द इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम द सिचुएशन। सो मैनी ईयर्स अगो, ये टॉलमैन की आगे एग्जाम्पल दे दी है, वो मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि हमने ये भी नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन ओवरऑल जो एक बेसिक एवेल्यूएशन इसके ऊपर आई है ना वो ये थी कि जो छोटे छोटे ह्यूमन लर्निंग है ना वो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, जो कि रिफ्लेक्सिव पैटर्न्स पर बेस्ड हैं। लेकिन हायर ह्यूमन फंक्शनिंग और इंसान किस तरह से काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसे डिटरमिन होता है, वो मुकम्मल तौर पर क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसके बाद हमें इसके ऊपर क्रिटिसिज्म के नतीजे में हमें बहुत से नए नए काम जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में काफ़ी काम जो था वो किया गया इसके ऊपर।
अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पर, लाइट न्यूट्रल स्टिमुलस है। अच्छा, उसके बाद टोन बजेगी और शॉक होगा, उससे फ़ियर प्रोड्यूस होगा।